हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे किंग डिमांड कर्व। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें देयर आर टू कैट्स एंड दे आर फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ मंकी कम्स एंड he says that I will be dividing the bread into two equal parts and then he takes advantage of the cat's quarrel। तो वो दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी आपने सुनी होगी जिसमें अल्टीमेटली बंदर जो है रोटी को बराबर भागों में बांटने के बहाने से वो फायदे में हो जाता है और तोड़ तोड़ के रोटी खा जाता है। करेक्ट। इसका मतलब है जब कोई दो पार्टीज लड़ाई करती हैं तो फायदा किसी तीसरे को जाता है और वैसा ही कुछ यहाँ पर किंग डिमांड कर्व हमें दिखाएगा। किंग डिमांड कर्व बेसिकली उस मार्केट स्ट्रक्चर में बनता है जिसको कहते हैं ओलिगोपोली। सो ओलिगोपोली में देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, तो कुछ ही सेलर्स हैं। अब उनके पास दो ऑप्शंस रहते, जैसे कि ये टोटल मार्केट शेयर है और 4 या 5 लेट्स सी 5 हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, तो किसी का मार्केट शेयर इतना ज्यादा है, किसी का मार्केट शेयर इतना कम है। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपना मार्केट शेयर जितना है उतना ही लेकर साथ में चलते रहते हैं एंड दे डिसाइड कि हम इतना बनाते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे और इतना इतना मार्केट शेयर लेके चलते रहेंगे। तो ये तो हो गई कल्यूसिव ओलिगो। कल्यूसिव मतलब वो मिलकर चल रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन वही है बिल्लियों और बंदर वाली, जिसमें वो लड़ते हैं। तो वन फर्म रिड्यूसेस द प्राइसेस, कि मैं प्राइस कम करूंगा तो कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। दूसरा और कम कर देता है तो कस्टमर इसके पास ना जाके अब इसके पास चले जाते हैं। तीसरा और कम कर देता है तो कस्टमर तो वहां चले जाते हैं जहां उनको फायदा दिखता है एंड अल्टीमेटली फायदा किसी को भी नहीं मिलता बिकॉज कस्टमर्स कीप शिफ्टिंग। अब इसने प्राइस कम किया था लेकिन इनको कोई फायदा नहीं मिला, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया एंड अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट गेट्स डिसाइडेड एट लोअर प्राइस। पहले तो ये सब इतने पे बेच रहे थे, लड़ाई करते करते ये नॉर्मल प्राइस सेट हो गया। सो दिस इज हाउ यू नो ओलिगोपोली वर्क्स, कि इसमें ये या तो लड़ लें या ये मिलकर काम कर। तो ये मैं पहले ओलिगोपोली का बहुत डिटेल लेक्चर मैंने हुआ है और उसके अलावा मैंने कार्टेल पे भी बनाया है, वो आप देख लें। तो अब हम आगे बढ़। सो किंग डिमांड कर्व। सो किंग डिमांड कर्व मतलब एक जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है वो आपने लॉ ऑफ डिमांड में देखा होगा, वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। बट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर ओलिगोपोली, इसमें किंग डिमांड कर्व बनता है। इट इज सो डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, इट इज किंग डिमांड एंड इट हैज अ डिफरेंट इलास्टिसिटी फॉर हायर एंड लोअर प्राइस। मतलब यहाँ पर हाई प्राइस है, अगर हम प्राइस इस एक्सेस पे लेते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड है तो हाई प्राइस और लो प्राइस पे इलास्टिसिटी यहाँ पे कैसे होता है, इक्वल होता है। नॉर्मल डिमांड कर्व में ये इस तरीके से बनता है, मतलब इक्वल डिफरेंस। लेकिन किंग डिमांड कर्व में ऐसा नहीं होता। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको तो उसका भी लेक्चर आप। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारी चेंज हो जाती है, अलग अलग रहती है और इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन ना बन के हमारा कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये किंग्स को हम आने वाली स्लाइड में समझते हैं। सो दिस इज हाउ द किंग डिमांड कर्व इज। अब हम पहले एक नॉर्मल वाला डिमांड कर्व समझ। नॉर्मल डिमांड कर्व कैसे बनता है, नॉर्मल डिमांड कर्व समझ ले। सो नॉर्मल कर्व में ये हमारा हम इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं कि ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है और ये हमारा जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज एंड 50 रुपीज प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है और इक्वल ही यहाँ पे उसी प्रपोर्शन में हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो। तो ये मतलब हमारी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल है ना। प्राइस बढ़ने से वो बराबरी से ही कम होती हुई डिमांड हमको दिखती है। बट अब हम आ जाते हैं किंग डिमांड पे। किंग डिमांड कर्व में ऐसा दिखता। तो अब किंग डिमांड कर्व में आप देखिए, ये एक प्राइस है। हमने पहले ही समझ लिया है कि ओलिगोपोली में दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो लड़ लें और या इक्वल मार्केट शेयर लेके अपना चलते रहे। तो ये जो प्राइस दिखाई गई है, ये दिखाई गई है कोल्यूसिव ओलिगोपोली की, in which the firms are joining hands with each other and they have decided this price। उन्होंने ये काफी हाई प्राइस, जीरो से काफी दूर है, ये डिसाइड कर लिया है कि इस प्राइस पे हम बेचेंगे। अब देखिए, अगर कोई एक चीटर कोई एक सोचता है कि मैं प्राइस को बढ़ाऊं, प्राइस को किसी एक ने बढ़ाया फर्म या किसी ने कम किया, तो अगर वो प्राइस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अगर ये इतनी दूर, इतना डिस्टेंस यहाँ पर आता है तो हमारा जो क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो यहाँ से काफी
कम हो जाता। मतलब एक सेलर है, ऑब्वियसली अगर वो ये बेवकूफी करेगा कि बाकी के 4 सेलर इस प्राइस पे बेच रहे हैं और मैं अकेला बढ़ा दूं प्राइस, तो क्या उसका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं, उसकी सेल एकदम से बिल्कुल यहाँ पर कम हो गई, ये देखिए 0 के पास, तो उसको लॉस ही लॉस होना है अगर वो प्राइस बढ़ाने का सोचता है। तो ये डिमांड कर्व ऐसा रहेगा। और अगर कोई प्राइस को कम करने का सोचता है, मतलब वो नॉन कोल्यूसिव, ये वाला प्राइस कैसा है? कोल्यूसिव ओलिगो, व्हेन दे हैव डिसाइडेड कि हम सब मिलकर इसी प्राइस पर बेचेंगे। अब मान लीजिए 100 रुपए प्राइस प्रोडक्ट, तो अब कस्टमर आएगा तो 100 में ही, अब वो चाहे फर्म ए से खरीदे, बी से, सी से, डी से, ई से, whosoever is the firm and customer is purchasing the product from anyone, customer has to pay 100 rupees। तो हम में से ही किसी को अच्छा खासा 100 रुपए का प्राइस मिलेगा और हम में से ही किसी के पास कस्टमर जाएगा अच्छे खासे 100 रुपए। लेकिन हम कम कर देते हैं, मान लीजिए कोई एक चीटर निकलता है, ए ने चीट किया, ए ने प्राइस को कम कर दिया। तो जब वो प्राइस कम करता है, वो किस उम्मीद में करता है? ही थिंक्स एंड एक्सपेक्ट्स दैट मोर नंबर ऑफ सेलर्स विल कम टू इफ आई सेल द प्रोडक्ट इन 80 रुपीज। मैंने 80 रुपए में बेचा तो बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, जब वो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में है, नॉन कोल्यूसिव मतलब वो मिलकर के एक प्राइस पर नहीं बेच रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं या आपस में कम्पीट कर रहे हैं। ए ने प्राइस कम किया 80 पर, तो क्या बी चुप बैठेगा, सी चुप बैठेगा? नो, बी एंड सी विल ऑल्सो रिएक्ट। सो बी एंड सी विल रिएक्ट, and how they will react? A will reduce the price to suppose 80 rupees, तो B भी कर देगा 80 कर देगा या वो 78 कर देगा, C भी 75 कर देगा। अब क्या हुआ इससे? अब ये देखिए, अब ये वाला इस प्राइस के नीचे वाला ग्राफ, अब तो प्राइस के ऊपर अगर किसी ने चीट किया था तो A ने मान लीजिए चीट किया था, तो बी सी डी ई चुप बैठ जाएंगे कि भाई तुमने प्राइस बढ़ाया, अच्छा है तुम्हारे कस्टमर भी हमें मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अकेले ने प्राइस बढ़ाया है, हम नहीं बढ़ा रहे। तो इनका प्राइस कंपैरेटिवली इसके प्राइस से कम हो गया, तो इसके कस्टमर भी टूट कर इनके पास आ गए। बट अब जब प्राइस कम करने की बारी आई, एक ने प्राइस कम किया तो बाकी सबने भी कर, तो क्या हो गया, इसने जो चीटिंग की थी उसका इसको कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि कस्टमर बी के पास ही रह गए, सबके कस्टमर उनके पास ही रह गए। क्योंकि ए ने कम किया तो क्या हुआ, बी ने भी, तो मैं तो ये वाला नेटवर्क यूज करती हूँ, सपोज दीज आर नेटवर्क प्रोवाइडर, तो ये भी तो कम कर दिया है रेट, ये इसने भी तो सब अपना अपना प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर बैठे रहे। अब इसमें क्या हुआ, सबको ही लॉस हो। सब पहले कहाँ 100 रुपीज में प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब कम में, तो इनका रेवेन्यू कम, और इसी वजह से ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए। सो सेगमेंट अबव द, अब मैं हाँ ये वाला समझा दे को पॉइंट, ठीक है रुकिए। तो अब इसमें आपको लॉस होने की सिचुएशन तो समझ आ गई कि अगर कोई एक प्राइस को बढ़ाता है तो वो अकेला लॉस में रहेगा, और प्राइस को कम करता है तो सभी कूदकर प्राइस कम कर देंगे, ऑल द फर्म्स, और सभी को लॉस हो जाएगा। अब देखिए सेगमेंट अबव द एग्जिस्टिंग प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, ये जो वो हाथ मिला करके चल रहे हैं कि हम तो 100 रुपए में बेचेंगे, इसके ऊपर वाला जो प्राइस है ना, इसमें वो डिसाइड करके बेच रहे हैं। ये हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक मतलब इस प्राइस से मान लीजिए इतना सा भी किसी एक फर्म ने प्राइस, तो ये डिस्टेंस कितना कम है, बहुत कम, इतना सा डिस्टेंस है, लेकिन इसमें ये देखिए कस्टम, इसका बिजनेस कितना कम हो गया, इतना, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कहीं थोड़ा सा ज्यादा है, ये डिस्टेंस इतना सा है और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा, तो ये ज्यादा कस्टमर तेजी से लूज करेगा। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाता है, बाकी सब 100 का बेच रहे हैं, इसने 102 भी कर दिया ना, इन 102 ऑल्सो ही विल लूज लॉट्स ऑफ बिजनेस। इतना अगर कर दिया तो ये डिस्टेंस कितना है, इतना, लेकिन इसके कस्टमर कितने कम हो गए, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हैं आप? डिस्टेंस को देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। अगर मैं दोबारा ड्रॉ करके ये अगर यहाँ से यहाँ तक इन्होंने प्राइस बढ़ाया है, इनका ये डिस्टेंस कहीं ज्यादा लंबा, ये ज्यादा लंबा है, तो मतलब ये हाईली इलास्टिक है, डिमांड इज हाईली इलास्टिक। ऑब्वियसली पीपल आर ऑलवेज सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस चेंज, प्राइस ज्यादा होगा तो लोग तेजी से उस प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देंगे, है ना। अब यहीं पर ये नीचे, अब इस प्राइस के नीचे देख लेते हैं। सो सेगमेंट बिलो द एग्जिस्टिंग प्राइस ईडी इज हाईली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज इसके नीचे सब चीट करें, यही ओलिगोपोली। अगर एक फर्म प्राइस कम करती है तो दूसरी भी कर देगी, तीसरी भी कर देगी। जैसे एक एयरलाइन अगर फेयर कम करती है तो बाकी की भी कर देंगे। अगर ओला ने फेयर कम किए तो उबर भी कर देगी, रैपिडो भी कर देगी। तो ये क्या होता है, ये सब रिएक्ट करते हैं जब प्राइस कम, और एक अगर प्राइस को हाई करता है तो बाकी के नहीं करते कि अरे ये तो बेवकूफ है, प्राइस बढ़ा रहा है, इसके कस्टमर भी हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जब सभी ने प्राइस कम कर दिया तो इट इज हाईली इलास्टिक। अब इसका हम डिस्टेंस देखते हैं, उससे आपको, जैसे ये जो प्राइस का प्राइस इन्होंने मान लीजिए इतना कम, ये प्राइस पॉइंट बना यहाँ से यहाँ, तो ये देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना कम है, कस्टमर्स कितने बढ़े,
मान लीजिए फर्म ए ने इतना प्राइस कम किया तो उसको कस्टमर हार्डली इतने भी नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि बी ने भी कम कर दिया, बी के कस्टमर बी के बने रहेंगे, सी के कस्टमर सी के पास ही जाते रहेंगे, डी फर्म के कस्टमर डी के ही बने। सो दैट इज वाई, मतलब ये जो इलास्टिक और इन इलास्टिक वाला खेल है ना यहाँ पर, कि अबव दिस पॉइंट, अबव द ईडी पॉइंट इट इज हाईली इलास्टिक एंड बिलो दिस पॉइंट इज हाईली इन, मतलब लोग फर्क ही नहीं पड़ेगा उनकी, एक कंपनी ने कम किया, दूसरी ने भी, तीसरी ने भी, वो जिसको यूज कर रहे हैं, जिसकी सर्विसेज उसी की लेते रहे। तो इस वजह से ये किंक यहाँ पर बन जाता है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है ये सीधा नहीं बनता, लाइक आर ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो मार्केट में हम बनाते हैं, जो आप डिमांड इलास्टिसिटी वाले लेक्चर में देख लेंगे, या मैंने अभी आपको बना के दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड, वो कैसा बनता है, वो स्ट्रेट लाइन जैसा ऐसा लेकिन ये कैसा बन रहा है, ये ऐसे जाके किंक यहाँ पर बन रहा है और ऐसे, तो इसी को बोलते हैं किंक डिमांड कर्व। एंड दिस मॉडल was given for oligopoly market structure and this particular model of graph was given by Paul A. तो इसीलिए इसको स्वीजी मॉडल भी कहते हैं। So there is a kink kind of sharp blend in the ordinary। अब हम इसके बहुत जरूरी है assumptions लिखना, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। सो ऑल फर्म्स आर क्वाइट डेवलप्ड, ये हम मान के चल, सारी फर्म्स को डिमांड का, मार्केट का नॉलेज है, वो एक फेयरली सेटिस्फैक्ट्री प्राइस पर मार्केट में सामान बेच रही हैं। फिर इफ वन, अब ये देखिए वही चीज जो मैंने आपको ड्रॉ कर करके वो यहाँ पर बोली जा रही है assumptions में, इफ वन ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द प्राइसेस देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस वुड आल्सो कट देयर प्राइसेस। तो हमने क्या देखा था, एक ने अगर प्राइस कम किया ए ने तो बी भी कर देगी, सी भी कर देगी, डी भी कर देगी, होता ही है ना। सो डिमांड वुड बी इनलास्टिक, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए से ऑलरेडी खरीद रहा हूँ तो मुझे बी के पास जाने की क्या जरूरत है, और अल्टीमेटली फर्म सारी लॉस में हो जाएंगी। जैसे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा मिल गया, मतलब कॉम्पिटिटर्स की लड़ाई में कस्टमर को फायदा यहाँ पर मिल जाए। फिर नेक्स्ट assumption इज इफ वन ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस द प्राइसेस, हमने क्या देखा था, अगर एक फर्म ए ने बढ़ाया प्राइस तो दूसरी प्राइस नहीं बढ़ाई और ए को लॉस हो जाएगा। तो वही assumption यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैं आपको ड्रॉ करके समझा चुकी हूँ। एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रिवेलिंग प्राइस, तो हमने देखा था उस ग्राफ में कि एक प्राइस पॉइंट बना हुआ था, तो जो एक जनरल प्राइस लेवल होता है और उसी के आसपास फिर फर्म्स क्या करती है, उसी पे ही चलती रहती, वो कोई सबका लगभग सेम प्राइस चलता रहता है और कोई भी हिम्मत नहीं करती ऊपर नीचे प्राइस करने की, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो ये बहुत जरूरी है समझना दैट इन विच मार्केट स्ट्रक्चर यू आर डूइंग योर बिजनेस, उसके हिसाब से ही आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।